जेसीईआरटी क्लास 7 का विज्ञान दूसरा चैप्टर हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे पौधों में पोषण। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राणियों में पोषण के बारे में। उसमें हम लोग पूरा जानेंगे कि व्यक्ति लोग हो गया या फिर तो कोई जानवर हो गया, वो किस तरह से जो है वो भोजन करता है ना, पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, स्वांगीकरण कैसे होता है, सारा का सारा जो है हम लोग जानने वाले हैं। ये आप लोग जानकारी के लिए बता दें कि ये चैप्टर और क्लास 10 में है ना एक चैप्टर होगा। कोई अगर बड़े होंगे तो सबसे पूछिएगा कि जय प्रक्रम, और वो चैप्टर में जो है और ये चैप्टर में जो है वो पूरा का पूरा सेम चीज आप लोग को मिलने वाला है। तो अभी अगर पढ़ लेते हैं अच्छा से तो 10 क्लास में दिक्कत नहीं होगा। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए, है ना, बेल आइकन ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि जो है आप लोग को जो भी चैप्टर का नया वीडियो आए सबसे पहले मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। और अभी आप अगर इस चैनल के साथ जुड़ते हैं तो क्लास 12 तक जो है ना आप लोग को यहाँ से पूरा का पूरा मटेरियल मिलने वाला है पढ़ने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं प्राणियों में पोषण चैप्टर का नाम। तो आपने पिछली पार्ट में हम लोग पिछले अभी बताएं कि पिछले लेसन में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे। हम लोग पिछले लेसन में पढ़े थे पौधों में पोषण के बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राणियों की में पोषण के बारे में, ना, जो जीव जंतु होता है उसमें किस तरह से पोषण होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक भी डॉट नहीं रहेगा, डॉट रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, क्योंकि मतलब इस चीज में डॉट है उसको हम फिर से बढ़िया समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्या पौधे की तरह जंतु भी अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं या बना सकते हैं? जंतु अपना भोजन जो है पोषण किस प्रकार करते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग को इस अध्याय में जानकारी मिलेगा। हम लोग क्या पढ़े थे पौधे वाला में हम लोग यही चीज पढ़े हैं कि हरा पत्तियां, है ना, हरे पत्तियों के अलावा अन्य किसी भी जंतु में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, और जिसमें क्लोरोफिल होता है वही जो है अपना भोजन स्वयं बना सकता है, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकता है, चाहे जो भी हो जाए वो नहीं बना पाएगा, है ना। तो इसमें याद रखिएगा कि हरा पेड़ पौधा जो होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पत्ता में होता है, और इसलिए वो जो है इस वजह से जो है वो क्या कर पाता है, अपना भोजन खुद से बना पाता है। और अगर जिसमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। तो अतः अन्य जंतु में सबसे विकसित जो है मनुष्य, है ना, सबसे ज्यादा विकसित जो है ना, सबसे मतलब जो बोला जाए दिमाग वाला या फिर तो हर तरह से मतलब तेज तराज मनुष्य है। लेकिन ये मनुष्य सबसे ज्यादा विकसित होते हुए भी अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित नहीं कर पाता है, स्वयं से अपना भोजन नहीं बनाता है ना। सभी प्राणी जो है वो अपना भोजन प्रत्यक्ष या फिर तो अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधा द्वारा बनाया गया भोजन पर ही निर्भर रहता है। आप लोग यह बात समझिएगा कि जितने भी है ना प्राणी है ना, जीव जंतु है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर तो अप्रत्यक्ष रूप से वो कहीं ना कहीं किस पर निर्भर रहता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो पेड़ पौधा पर ही निर्भर रहता है, उससे बनाया गया भोजन पर निर्भर रहता है, उस चीज पर निर्भर रहता है, या फिर तो अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, या फिर तो पेड़ पौधा पर निर्भर रहेगा या फिर तो जंतु पर निर्भर रहेगा। सभी जंतु जो है वो मानव सहित, है ना, मानव भी जो है ना वो क्या है, पर पोषी है, मतलब अपना से भोजन बनाने वाला नहीं है, और उनके पोषण को विधि को जो है पर पोषण कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ समझने वाली बात है कि कोई भी जीव जंतु जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, स्वयं अपना भोजन वही बना पाता है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल जो है वो पेड़ पौधा के हरा पत्ता में होता है, इसके अलावा किसी चीज में नहीं होता है। तो केवल और केवल जो है वो पौधे ही और पेड़ ही जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य इतना विकसित होने के बावजूद भी अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाता है, और ये जो है पोषण पर जो है दूसरे, है ना, पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है या फिर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो इस जो जीव जंतु होते हैं मानव सहित जो है परपोषी है, मतलब अपना भोजन ये सब नहीं बनाता है, और ये जिस विधि से भोजन अपना करता है ना, जिस विधि से अपना पोषण करता है उसको परपोषण कहा जाता है। तो हम लोग पहले वाले कक्षा में, है ना, इससे पहले वाला कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे, तो पूर्व कक्षा में हम परपोषी के शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के वर्गीकरण, मतलब क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे कि परपोषी किसको बोला जाता है ना, शाकाहारी किसको बोला जाता है, मांसाहारी किसको बोला जाता है, सर्वाहारी किसको बोला जाता है, वो सारा चीज हम लोग पढ़े थे, है ना। जैसे शाकाहारी में क्या हो गया, जो मतलब हरे पेड़ पौधे को ही अपने भोजन के रूप में खाता है उसको शाकाहारी बोलते हैं, जैसे कि हो गया हिरन, गाय भैंस, है ना, इस तरह हो गया। मांसाहारी में जो है ना जीवन जीने के लिए अपना भोजन के लिए जो है भोजन के रूप में जो है केवल दूसरे जीव का प्रयोग करता है, दूसरे जीव को मांस को खाता है, उसको मांसाहारी बोला जाता है। सर्वाहारी में जो है दोनों आता है ना, इसमें पेड़ पौधा जो उससे उत्पादन होता है उसको खाया जाता है, प्लस में ये मांस भी खाता है, तो इसको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। तो ये सारा हम लोग जो है 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। अब आगे यहाँ तक कि हम ये जानते हैं कि विभिन्न जीवों को भोजन प्राप्त करने की विधियां अलग होता है। हर जीव जो अपना भोजन जो प्राप्त करता है उसका हर एक का अपना अपना विधि होता है, अपना विधि से वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। जैसे कि मनुष्य जो है ना, हम लोग यहाँ समझते हैं एक सारणी दिया गया है, सारणी में क्या है 2.1 में सारणी में जंतुओं द्वारा जो है भोजन को अंतग्रहण किया जाता है। अंतग्रहण किसको बोलते हैं, तो जीव जंतु के द्वारा भोजन को मुंह के द्वारा
अंदर कर लेना ही या फिर तो भीतर कर लेना ही क्या कहलाता है, अंतग्रहण कहलाता है। फिर से समझिएगा, अंतग्रहण क्या है, तो जीव जंतु के द्वारा जो भोजन होता है उसको अंदर खींच लेना, अंदर कर लेना ही क्या कहलाता है, अंतग्रहण कहलाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जीव जंतु जो है वो भोजन को किस तरह से अंतग्रहण करता है ना। सबसे पहले यहाँ दिखाया गया है कि जंतु का नाम, उसका बाद भोजन में क्या करता है और भोजन अंतग्रहण कैसे करता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है फूलों को रस को क्या करता है, चूस लेता है ना। भोजन क्या है मधुमक्खी का, फूल का रस है, लेकिन फूल का रस को किस तरह से खाता है, तो चूस के खाता है ना। उसी तरह से मेढक, मेढक के भोजन क्या है, तो कीड़े मकोड़े हो गए, मेढक का भोजन होता है ना। तो ये मेढक जो है वो भोजन को किस तरह से अंतग्रहण करता है, तो पकड़ता है, सीधे क्या कर देता है, निगल देता है। तो ये भोजन को इस तरह से अंतग्रहण करता है। अब जू, जू जो होता है, जू क्या होता है, जू मतलब होता है जिसको लोग बोलते हैं, है ना, ढीला। ये मनुष्य के जो है वो बाल में आ जाता है ना। तो ये क्या करता है, तो इसका जो खाना है वो खून है ना। खून को क्या करता है, चूसता है ना, चूसता है। उसी तरह से घोंघा है ना, घोंघा के खाना क्या है, तो मिट्टी है ना। घोंघा जो है क्या खाता है, मिट्टी खाता है। क्या करता है ये, तो निगलता है, निगलना है ना, निगल देता है। उसी तरह से चिट्टी है ना, चिट्टी का खाना क्या है, चिट्टी किस चीज को खाता है, तो यहाँ जो है ना भोजन के अंतग्रहण में भरना क्या है, तो छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसन, ये सब शब्द को यहाँ भरना है। तो घोंघा तो हो गया चिट्टी। चिट्टी जो है वो क्या करता है, तो कोई भी भोजन को जो है वो साइफनी मतलब चाट उठ लेता है ना। तो इसका जो है वो गुड़ हो गया, मीठा चीज, चीनी हो गया, इस सारा चीज हो गया ना, गुड़, चीनी है ना, मीठा मतलब जो भी मीठा चीज है ना, मीठा चीज क्या करता है, तो इसको ये क्या करता है, साइफनी हो जाएगा है ना। चील, चील क्या करता है, चील का भोजन क्या होता है, तो चील जो है वो मांस को खाता है। चील का भोजन मांस होता है। किस तरह से, तो ये पकड़ता है, उसके बाद निगलता है ना, पकड़ता, पकड़ के निगलता है ना, मांस को है ना, पकड़ता है, पकड़ता, पकड़ता है ना, पकड़ता और निगल लेता है, निगलना। उसी तरह से मरमर पंछी, ये क्या करता है, किस चीज को खाता है, तो आप लोग भर लीजिएगा। मगरमच्छ है ना, इसका भी मांस होता है, किस तरह से खाता है, तो पकड़ के निकलता है। तितली है ना, फूल का रस को चूस लेती है। मनुष्य, मनुष्य का भोजन क्या होता है, तो तरह तरह का भोजन है मनुष्य का, तो किस तरह खाता है, तो चबाकर खाता है। तो ये सारा चीज यहाँ भरना था। आगे है कि इन सारणी से अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न जीव की शारीरिक रचना में भिन्नताएं होती है। हर एक जीव का जो है शरीर का रचना जो हुआ है वो अलग अलग है, सबका एक जैसा नहीं है ना। सब जीव का जो है शरीर का रचना अलग है, एक जैसा नहीं है। तो इन्हीं कारण से इसे भोजन करने के अलग अलग विधि भी है ना। जिस तरह का रचना है शरीर में, उसी तरह से ये भोजन को अलग करने का ये सबका विधि है। तो हम आगे हम लोग देखते हैं यहाँ कि आइए जानते हैं कि भोजन जो है ना, भोजन की अंतग्रहण की कुछ अन्य विधियां भी होती है जो कि विभिन्न जीवों के शरीर की रचना के अलग होता है। मतलब भोजन जो अभी अंतग्रहण किया जा रहा था है ना, भोजन को भी दूसरे जीव के द्वारा जो है भोजन को अंतग्रहण किया जा रहा था। मतलब सभी जीव जो है अलग अलग तरीके से भोजन को क्या करता है, अंतग्रहण करता है। जिसमें कि हम लोग देखें कि तितली जो है वो फूल का रस जो होता है उसको चूस लेता है ना। इसी तरह से मगरमच्छ जो होता है वो किस तरह भोजन करता है, वो सारा चीज देखें। तो भोजन के जो है अंतग्रहण की कुछ अन्य विधि भी होती है उस जीव के शरीर के मतलब जो बना होता है बनावट के हिसाब से। जैसे कि एक हम लोग यहाँ ले लेते हैं एक कोशिकीय जीव। हम लोग का जो शरीर है उसमें बहुत सारा कोशिका होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी जीव होता है जिसमें कि एक ही कोशिका होता है। तो एक कोशिका वाला जीव जो है वो कौन है, प्रोटोजोआ है। जैसे अमीबा भी है, अमीबा भी जो है अपना भोजन को उत्पाद के द्वारा जो है ग्रहण करता है। उसी तरह से मधुमक्खी जो है वो फूल के मकरंद रस को क्या कर लेता है, चूस लेता है। उसी तरह से सांप जो होता है अजगर अपने भोजन को जो है मुख में लाकर अपने आहार के रूप में उसको निगल लेता है, चबाता नहीं है। उसी तरह से पंछी गोरैया जैसे चोंच में अनाज को दाने जो है वो तथा कीड़े मकोड़ों क्या कर लेता है, पकड़ के खाती है। गिरगिट उठी जिसको हम लोग टेटेंगा बोलते हैं, है ना। जीवित कीड़ों को क्या करता है, एक ही झटके में जीभ ऐसे निकालता है लंबा सा, है ना, और उसको तुरंत जो है वो जीभ द्वारा लपेट लेता है और मुख के भीतर में क्या करता है, खींच लेता है। चूहा भी अपने भोजन को जो है कुतर कुतर के खाता है। तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। अमीबा जो है, अमीबा किस तरह भोजन करता है, जैसे कि यहाँ आप समझिएगा कि ये खाने वाला चीज है ना। अमीबा के मान के चलिए आकृति ये वाला नहीं है, ये जो बना हुआ है ये बना हुआ नहीं था, ये पूरा सा गोल सा है और खाने वाला चीज यहाँ है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अपना आकृति को इसी तरह से बनाने लगता है कि मतलब इसको घेरा जाए, ऐसे घेर रहा है ना। अभी आते आते ये आकृति को पूरा क्या करेगा, इधर से पूरा है ना, ऐसे ऐसे पूरा उसको पैक कर देगा और इसको अंदर कर लेता है, क्योंकि एक ही कोशिका इस पर है। तो एक ही कोशिका से ये भोजन को भी खाता है, उसी से पचाता है, सारा चीज एक ही कोशिका इसका करता है।
उसी तरह अजगर जो है ना, भोजन को क्या करता है, भोजन के रूप में देखिए सीधे एकदम जो जानवर है उसको निगल दिया है। मधुमक्खी, मधुमक्खी देखो तो यहाँ किस तरह से है, जो फल हो गया या फिर तो फूल हो गया है ना, उसका रस क्या कर रहा है, चूस रहा है। उसी तरह से गिरगिट, देखिए कितना लंबा जीभ निकाला है, ये जीभ से जो है वो अचानक से झटका से मारता है कीड़ा को और तुरंत से अपना मुंह के अंदर में ले जाता है। उसी तरह से गोरैया देखिए यहाँ है ना, जो दाना को चुन रही है, चूहा जो है उस तरह से कुतर रहा है। तो ये सारा जो है भोजन को अंदर करने की सब के तरीका है, हर जीव का अलग अलग होता है। अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा जो है जीव, ऐसा जीव जो है ना, जो जल में रहता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो जल में पाया जाता है। अमीबा जो है वो जलाशय में पाया जाने वाला प्राणी है, या अनिश्चित आकार का होता है। इसका कोई एक आकार ही नहीं है कि मतलब ये इस तरह दिखता है। जैसे आदमी होता है ना, आदमी का इसी इस तरह से मतलब चेहरा होता है, कान होता है ना, मतलब हर आदमी के मतलब जो है इस दो को कान रहेगा, मुंह रहेगा, नाक रहेगा, आंख रहेगा, ये सब रहता है। अमीबा का कुछ पते नहीं है ना, जैसे मन वैसे हो जाएगा। एक कोशिका है, एक कोशिका जीव है। अब इसी में जो है यह अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा में जो है, अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है और एक गोल संघनन केंद्र भी होता है, और कोशिका द्रव भी होते हैं, बुलबुले नजर आते हैं ना, जो समान अनेक धानियां होती है। अमीबा निरंतर अपने आकृति एवं स्थिति को कुटपाद, मतलब वो कभी कभी किस तरह से, तो कृत्रिम पांव के रूप में भी इसका प्रयोग करता है, जिसको हम लोग पादाप भी बोलते हैं, है ना। देखिए अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है, और ये एक ही कोशिका से सारा काम को करता है, और इसी से जो है भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, एक ही कोशिका से, उसी से पाचन करता है, उसी से को पैर बना लेता है उत्पाद को, है ना, और उसी से चलता है। तो ये सारा तो आप उत्पाद जो है या फिर तो भोजन बनाने के लिए, और इसमें जो है बिगड़ने के कारण बदलते रहता है ना, ये मतलब अमीबा जो होता है ना, अमीबा में एक ही मतलब कभी पांव बनाएगा तो कभी उसी से भोजन को ग्रहण करेगा। तो ये इन्हें गति देने के लिए, भोजन पकड़ने के लिए सहायता भी करता है। यहाँ इससे क्वेश्चन है ना, प्रश्न है इससे, जो अमीबा जो है ना, अमीबा जो है अपना कुटपाद, समझिएगा, अपना कुटपादों को, जिसे पदाब या फिर तो पदाब भी कहा जाता है, और इसको जो है चलने में इसका सहायता होता है, पांव के रूप में काम करता है ना, इसी से जो है गति भी करता है, भोजन को भी पकड़ता है। अब इसे हम लोग जानेंगे, है ना। पाचन जो कोशिका के भीतर होता है, अतः यह कोशिकीय पाचन कहलाता है। वैसा पाचन जो कोशिका के अंदर हो रहा है ना, पाचन जो कहां हो रहा है, कोशिका के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिकीय, है ना। क्या है, कोशिकीय पाचन कहलाएगा, कोशिका पाचन कहलाएगा। अब पाचन जो कोशिका के बाहर होता है उसको बाह्य कोशिका पाचन बोलेंगे। पाचन जैसे कि हर एक चीज जो भी कुछ, कोई भी कुछ खा रहा है तो उसको पचना जरूरी है। तो अगर कोशिका के भीतर अगर पच रहा है ना, पाचन अगर कोशिका के भीतर हो रहा है तो अंतः कोशिका पाचन कहलाएगा, लेकिन पाचन जो है कोशिका के बाहर हो रहा है तो बाह्य कोशिका पाचन नहीं कहलाएगा। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि अमीबा जो है, यहाँ देखिए अमीबा का चित्र दिखाया गया है कि किस तरह से खाना को बनाता है, किस तरह से पकड़ता है ना, सारा चीज। ये अमीबा है, इसका आकृति देखिए, ये नाभिक मतलब ये केंद्र है ना, यह खाने वाला चीज है। अब ये देखा खाने वाला चीज को, तो ये क्या करने लगा, इसको इस तरह से आगे बढ़ा दिया, इसको भी इस तरह बढ़ा दिया, यहाँ मुंह जैसा कुटपाद बना दिया। उसके बाद ये क्या कर लिया कि घेर लिया, है ना, खाने वाला चीज को अंदर कर लिया। उसके बाद पूरा ये अंदर कर लिया, पूरा तरह से पूरा घेर लिया। अब इसको धीरे धीरे कहां ले जाएगा, कोशिका के पास ले जाएगा, और वहां उसका फिर क्या होता है, पाचन होता है। अब अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों, जैसे कि अमीबा जैसा कुछ और भी सूक्ष्म जीव, जैसे सेवाइल हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में बैक्टीरिया हो गया, डायटम्स हो गया, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों में जो है छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और इत्यादि में मतलब जो है आहार के रूप में ये सब ग्रहण करता है। हम लोग यहाँ क्या समझे, हम लोग यहाँ यही समझे कि अमीबा जो किस तरह से भोजन करता है। अमीबा में कितना कोशिका होता है, अमीबा में एक ही कोशिका होता है, और एक ही कोशिका से क्या करता है, भोजन को अंतग्रहण करता है, पाचन करता है, सारा चीज करता है, सारा का सारा, है ना। और अमीबा किस तरह भोजन करता है वो भी चीज देखें। अब जब अमीबा का जो है ना, जब अमीबा को भोजन का आभास होता है तो वह खाद्य कण के चारों ओर कुटपाद जो है विकसित कर लेता है। जैसे कि अभी चित्र में बताया कि पूरा क्या करने लगा था, यहाँ चित्र में देखिए तो कुटपाद बनाने लगा था, कुटपाद बनाने देखा कि खाने वाला चीज है तो कुटपाद बनाने लगा, तो वही करता है, विकसित करता है, भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है, और अंततः वो उसको क्या कर लेता है, निगल लेता है, और खाद्य पदार्थ उसी खाद्यानि में फंस जाता है। हाँ, और खाद्य धानी में ही पाचक रस जो है स्रावित होता है, वहीं से पचने वाला रस निकलता है, और ये खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ की क्रिया करके वो उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। मतलब जो खाने वाला चीज था वो जटिल पदार्थ था, उसको सरल पदार्थ में बदलता है, उसके बाद वो जाके क्या होता है, पचता है, और पचा हुआ खाद्य पदार्थ को धीरे धीरे अवशोषित हो लेता है ना, उसको खींच लेता है, जो भी रस जो रहता है बढ़िया उसको खींच लेता है, अवशोषण कर लेता है। उसका बाद फिर अमीबा के वृद्धि, रख रखाव एवं गुणक के लिए उपयोग किया जाता है ना, अवशोषण के बाद। और बिना पचा हुआ जो अपशिष्ट चीजें बच जाता है उसको खाद्यानि से बाहर फिर निकाल दिया जाता है, जिस तरह मनुष्य निकालता है ना।
अमीबा में अंतग्रहण, पाचन, उत्सर्जन जैसी सारी क्रियाएं होता है। एक कोशिका होते हुए भी सारा चीज होता है, जिस तरह से मनुष्य में भी होता है। मनुष्य सबसे पहले क्या करता है, भोजन को अंतग्रहण करता है ना, उसके बाद पाचन करता है, पाचन करने के बाद उसको अवशोषण करता है, उसके बाद स्वांगीकरण करता है, उसके बाद फिर उत्सर्जन करता है, बहिक्षेपण करता है, ये सारा चीज करता है। तो उसी तरह से अमीबा में भी होता है। अब एक चीज और यहाँ है कि आप हाइड्रा को जानते हैं, तो हाइड्रा भी इसी तरह का है ना। हाइड्रा भी एक कोशिकीय, एक बहुकोशिक सॉरी हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जंतु है ना। हाइड्रा जो है पैरामीशियम एक कोशिकीय था, हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जंतु है जिस पर मुख गुहा का छिद्र अंतग्रहण और उत्सर्जन के लिए एक ही होता है। हाइड्रा को दिखाया गया है। अब हम लोग जानेंगे मनुष्य में पाचन कैसे होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये जो है 10 क्लास में छठा चैप्टर जय प्रक्रम चैप्टर का नाम है, वहां यही सेम चीज मिलने वाला है। तो मनुष्य में पाचन कैसे होता है, तो मनुष्य भी भोजन को क्या करता है, ग्रहण करने के लिए कौन सा प्रयोग करता है, कौन सा अंग को, तो मुंह से, है ना। मनुष्य जो है भोजन को ग्रहण कहां से करता है, मुंह से अंतग्रहण करता है। अब यहां हम लोग समझेंगे मनुष्य में पाचन के बारे में। तो मनुष्य भोजन को मुख से, है ना, मुंह जो है मुंह से अंतग्रहण करता है, और इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, अंतग्रहण कहते हैं। मनुष्य को, जैसे कि यहां समझिए, मनुष्य भोजन को जो है वो मुंह से ग्रहण करता है और मुंह से अंदर कर लिया, तो इसी को हम लोग अंतग्रहण कहते हैं। अब भोजन मुंह से पेट में जाता है ना। अब उसके बाद क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग यहां समझने वाले हैं। आइए अब हम मानव में, है ना, मनुष्य में जो है वो पाचन तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में किस तरह से पाचन होता है उसके बारे में। तो जीव जंतु भी जो है ना, जीव जंतु में मानव का पाचन तंत्र सबसे ज्यादा क्या है, सुविकसित है। मतलब सबसे अच्छा जो पाचन तंत्र है वो किसका है, मानव का है, सबसे ज्यादा विकसित किया हुआ है ना, मनुष्य का पाचन तंत्र। और ये मुख्य जो है मुख से, है ना, मुंह से शुरू होता है, और ग्रास नली से, अमाशय से होते हुए छोटी आंत्र में, जिसको हम लोग क्षुद्रांत बोलते हैं, उसके बाद बड़ी आंत्र में, जिसको हम लोग बृहदांत बोलते हैं, उसके बाद मलाशय में एवं गुदा से बाहर होता है। और आहार नाल, पाचन, है ना, पाचन ग्रंथि तथा पाचन क्रिया में मिलकर मानव पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। हम लोग यहाँ समझेंगे अभी, है ना, यहाँ भी हम लोग समझेंगे कि जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य में किस तरह से पाचन होता है, पोषण कैसे होता है। तो मनुष्य में एक जटिल प्रक्रिया है ना, पोषण जो है मनुष्य में एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कि भोजन को क्या किया जाता है, जटिल खाद्य पदार्थ को सरल का खाद्य पदार्थ में बदला जाता है। मतलब जो खाने वाला पदार्थ जो है वो जटिल होता है, उसको किस चीज में बदला जाता है, सरल रूप में बदला जाता है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले मानव में क्या होता है, तो अंतग्रहण होता है। पहले जान लेते हैं अंतग्रहण क्या होता है। तो भोजन प्राप्त करके और खाने की क्रिया, है ना, भोजन को क्या है, भोजन को प्राप्त करने और खाने की क्रिया को जो मुख द्वारा होता है, मुंह से होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतग्रहण कहते हैं। मतलब मनुष्य जो है भोजन को मुंह से अंदर कर लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतग्रहण कह लेंगे, बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, पाचन। तो पाचन में क्या आता है कि शरीर के भीतर भोजन को सरल तथा विलय अणुओं में तोड़े जाने को ही क्या कहते हैं, पाचन। जैसे हम लोग जो भी चीज खाते हैं तो जो का त्यों नहीं रहता है, उसको चबाते हैं, चबाने के बाद वो टूटता है ना, वो सरल में बनता है। पहले जटिल पदार्थ होता है, जो सरल पदार्थ में बनता है, और उसका बाद जो है वो पाचन कहलाएगा। मतलब जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल जाना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो पाचन होता है। और पाचन जो है मनुष्य में कहां से शुरू हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। कैसे, समझिए यहाँ अभी हम क्या बोले कि पाचन जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है मनुष्य में। तो मुंह से कैसे हो जाता है, तभी पाचन में बताएं कि जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन जो है जटिल पदार्थ में से सरल पदार्थ में बनता है, उसी को पाचन बोलते हैं। तो मुंह में खाते हैं, चबाते, तो वही तो वो जटिल से सरल बन गया। तो पचना कहां से शुरू हो गया, मुंह से ही शुरू हो गया। उसके बाद क्या होता है, अवशोषण, है ना, पचे हुए भोजन, जो पचता है भोजन, उसके बाद भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ शरीर के द्रव्य जैसे कि रक्त में चला जाता है ना, रक्त में जाने के बाद वो अवशोषण कहलाता है। मतलब समझिए, जो भी चीज हम लोग खाएं वो पचा, उसके बाद अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद वो चीज कहां चला जाता है, खून में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या हो गया, अवशोषण हो गया है। और मनुष्य में अवशोषण की क्रिया जो होता है वो कहां होता है, छोटी आंत में होता है। सारा चीज हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। उसके बाद आता है परिपाचन, वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वृद्धि के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग परिपाचन बोलते हैं। परिपाचन मतलब समझिएगा कि भोजन जो हम लोग ग्रहण किए, अब उसका ग्रहण किए, अवशोषण के बाद उसका जिस चीज में प्रयोग किया जाएगा, हाँ, शरीर को टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए या फिर तो घाव को भरने के लिए उस चीज में प्रयोग होता है, तो उसी को हम लोग परिपाचन बोलते हैं। और आगे आता है उत्सर्जन। अब जो भी चीज हम लोग का पाचन होने के बाद जो भी चीज बेकार बच गया, है ना, जो कोई भी काम का नहीं है या फिर तो अपचित भोजन है, मतलब जो भोजन नहीं पचा, उसको हम लोग जो है क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालना भी चाहिए, है ना, पेट में कितना दिन तक रखिएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। अब यहाँ डायग्राम जो है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या किए थे हम लोग कि भोजन को अंतग्रहण किए थे मुंह से, है ना। यहां समझो, मनुष्य में पोषण, अंतग्रहण। अंतग्रहण क्या है, तो भोजन को जो है मुंह से भीतर ले जाना ही क्या कहलाता है, अंतग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट आता है पाचन। पाचन में क्या होता है कि जटिल पदार्थ रहता है, एंजाइम की मदद से वो सरल पदार्थ में बदलता है। तो जटिल पदार्थ जो भी चीज हम लोग खाते हैं तो मुंह में ही तो सरल पदार्थ बनना शुरू हो जाता है।
है ना। मुंह में तो वो शुरू में क्या होता है, मुंह में भी पचना शुरू हो जाता है। तो अब उसके बाद पाचन जो होता है मुंह में, है ना, मुंह में कौन पचता है, कार्बोहाइड्रेट। कैसे पचता है, तो हम लोग भोजन खाएं, दांत उसको पूरा चबा दिया, जीभ पलट दिया, है ना, लार निकला, लार में एक एंजाइम था एमिलेस, वो पूरा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। प्रोटीन और वसा मुंह में नहीं पचता है। उसके बाद आता है ग्रसिका। ग्रसिका ये है, ये नली। अब इस नली से कर्मा कुंचन गति से भोजन जो है यहां से लेके पूरा मतलब यहां तक कर्मा कुंचन गति ही चलता है। तो भोजन यहां से अमाशय तक आया। अब अमाशय में क्या है, जठर ग्रंथि है। अब जठर ग्रंथि में तीन चीजें हैं, पैप्सिन जो कि एंजाइम है, HCl ये अम्ल है, और श्लेष्मा। सबसे पहले HCl के काम होता है भोजन को अम्लीय करना, उसके बाद पेप्सिन एंजाइम की मदद से प्रोटीन क्या होता है, पचता है, और श्लेष्मा एक तरह का दीवार भित्ति है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है किसको, अमाशय को। अब नेक्स्ट आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में पीत है, अग्नाशिक रस है, आंत्ररस है, ये तीन चीजें हैं। पीत का काम क्या है, पहला भोजन को क्षारीय करना। पीत क्या करता है, यहाँ भोजन अम्लीय था, अमाशय तक में तो भोजन अम्लीय था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको क्या कर दिया था, अम्लीय कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये क्षुद्रांत में आया तो इसको भोजन को क्षारीय करना पड़ा, पीत का काम था। अच्छा, पीत जो है वो जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं वहां रहता है ना, तो पीत का काम पहला था क्षारीय करना भोजन को। उसके बाद छोटा छोटा वसा जो था, वसा को छोटा छोटा गोलीय रूप में करना। नेक्स्ट आता है अग्नाशिक रस। इसमें तीन तरह का एंजाइम होता है, एमिलेस जो स्टार्च जो पूरा नहीं पचा था उसको पचाता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पूरा नहीं पचा था यहाँ अमाशय में उसको पचाता है, और लाइपेज जो वसा है ना, वसा को पचाता है। और अंतिम हम लोग का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में, क्षुद्रांत में ही होता है। नेक्स्ट निकलता है आंतरस। आंतरस का काम क्या है, तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाए थे उसको ग्लूकोज में बदलना, प्रोटीन खाए थे उसको अमीनो अम्ल में बदलना, और वसा जो खाए थे उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना। अब नेक्स्ट आता है, इतना तो भोजन पच गया पूरा। अब आता है जो भी भोजन पचा है उसको रस को खींच लेना, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवशोषण। तो वो रस को पूरा कौन खींचता है, दीर्घरोम खींचता है, और उसको रुधिर वाहिका के थ्रू भेज देता है कोशिका में एनर्जी बनाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। और नेक्स्ट जो बच गया, जितना भी मल बच गया, वो क्या होता है कि ऐसे होते हुए बड़ी आंत से होते हुए इस तरह से, है ना, पानी जो रहता है इसको यही पचता है बड़ी आंत में ही। अब इस तरह से इस तरह होते हुए, है ना, बड़ी आंत से लेके गुद्दा द्वार से ये जो है बाहर मल निकल जाता है। तो ये हो गया बहिक्षेपण। मनुष्य में दांत। दांत जो है टोटल एक व्यक्ति का जो पूरा जिंदगी में जो दांत आता है, टोटल जो कुल जो दांत रहता है मनुष्य का, वो 32 दांत रहता है ना। 32 टोटल दांत कितना रहता है, 32, जो कि इससे ज्यादा दांत नहीं रहता है ना। 32 दांत टोटल रहता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि दांत 32 तो रहता है, लेकिन सब एक जैसा दांत नहीं रहता है। सब दांत का अलग अलग काम है, अलग अलग संख्या रहता है सबका। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो दांत है ना, वो कितना रहता है। सो तो पकड़ने तथा काटने वाला दांत जो है, पकड़ने काटने का दांत होता है, निचला जबड़ा में 4 होता है, ऊपरा जबड़ा में जो है वो 4 होता है। दोनों मिला के कितना होता है, 8 दांत होता है, जिसको हम लोग कृंतक दांत कहते हैं। और ये जो है जनरली ये वाला दांत को बोला जाता है आगे का, है ना, इधर से आगे से जो 4 ऊपर 4 नीचे, ये 8 दांत होता है, उसको कृंतक बोला जाता है। और ये ऊपर जबड़ा में 4 और नीचे जबड़ा में 4, 8 होता है टोटल। उसका बाद जो दांत होता है चीरने फाड़ने के लिए, है ना, अगर मांस मछली अगर जो खाते हैं उसको चीरने फाड़ने के लिए, एक ये होता है, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, ये टोटल जो है वो 4 होता है। 2 ऊपर में, इधर इधर, और 2 नीचे में। तो ये हो गया चीरने फाड़ने वाला दांत। और इस दांत को हम लोग जो बोलते हैं वो रधनक बोलते हैं। तो रधनक दांत की संख्या कितना है, टोटल 4 है, 2 ऊपर में 2 नीचे में। नेक्स्ट आता है चबाने और पीसने, है ना, चबाने और पीसने वाला दांत। चबाने और पीसने वाला दांत जो है वो टोटल 2 तरह का होता है, एक आगे का चबाने और पीसने वाला और एक पीछे साइड का। ये दोनों जो है अलग अलग है। तो इसमें जो है ना, एक अग्र चवर्णक बोला जाता है और एक को चवर्णक बोला जाता है। तो चबाने और पीसने वाला दांत 4 ऊपरी जबड़ा में, 4 नीचे, इसको अग्र चवर्णक बोला जाता है। ये टोटल जो है वो 8 होता है, 4 करके। और कुचलने और चबाने के लिए और भी दांत होता है ना, 6 होता है, 12 टोटल। ये कितना होता है, टोटल 12 होता है। तो यहां हम लोग समझेंगे कि सब दांत जो है, मनुष्य के दांत जो है वो 4 प्रकार के दांत होता है। मनुष्य में दांत जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। पहला जो है वो जिसको हम लोग कृंतक बोलते हैं, आगे काटने वाला दांत होता है। इसका संख्या ऊपर में 4 और नीचे 4, 8 टोटल होता है। नेक्स्ट आता है चीरने फाड़ने के लिए, है ना, मांस हो गया या फिर कोई भी चीज को चीर फाड़ करने के लिए 2 ऊपर होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना, 2 ऊपर 2 नीचे। ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। 8 हुआ 4, ये 12 दांत हो गया टोटल। और मनुष्य का टोटल जो होता है 32 दांत होता है। अब चबाने और पीसने के लिए जो होता है 4 ऊपर, है ना, 4 ऊपर में और 4 नीचे, 8 ये दांत हो गया चबाने और पीसने के लिए। उसके बाद और भी होता है अब 12 दांत, 6 ऊपर में और 6 नीचे में, जो चबाने के लिए और कुचलने के लिए रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं अग्र चवर्णक। 8 रहता है टोटल, जो है अग्र चवर्णक दांत है वो 8 रहता है। और
चवर्णक जो है वो टोटल 12 रहता है। तो इस तरह से टोटल जो मनुष्य में दांत होता है वो 32 दांत होता है। चबाने और कुचलने के लिए जो है वो चवर्णक दांत होता है, वो टोटल जो है 12 होता है, और अग्र चवर्णक जो होता है वो 8 होता है। तो 12 और 8 20 हो गया। उसका बाद चीरने फाड़ने के लिए 2 ऊपर 2 नीचे होता है, टोटल ये 4 हो गया, 24 हो गया। और उसका बाद जो दांत है काटने के लिए आगे साइड है ना, 4 ऊपर 4 नीचे, वो टोटल 8 रहता है। तो 24 और 8 जो हो गया वो 32 टोटल एक व्यक्ति में दांत होता है। तो यहां हम लोग दांत के बारे में समझे। अब यहां बोला है कि दूध के दांत एवं अस्थायी दांत में क्या अंतर है। तो बचपन में है ना, बचपन में क्या होता है कि बचपन में जो दांत निकलते हैं उसे दूध का दांत बोला जाता है। जो भी दांत बचपन में निकला उसको दूध का दांत बोला जाता है। और इनकी संख्या जो होता है 20 होता है। 8 वर्ष के उम्र में ये सारे दांत गिर जाते हैं और उसके बाद इसके जगह पर अस्थायी दांत होते हैं, जो कि टोटल जो है 32 होते हैं। अब मनुष्य के जीवन काल में दांत जो है मात्र 2 ही बार निकलता है ना। इसका बाद मनुष्य के जीवन में जो है दांत जो है वो 2 बार निकलेगा। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलेगा। अगर इसके बाद अगर दांत टूट गया तो फिर दोबारा दांत नहीं निकलने वाला है ना, बाद में फिर अलग से लगवाना पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है दंत क्षय। दंत क्षय क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे है ना, अधिकतर जो छोटे बच्चे रहते हैं वो चॉकलेट खाते हैं बहुत सारा है ना, टॉफी खाते हैं, तो दांत सड़ जाते हैं। अगर आप भी दांत को अच्छे से अगर सफाई नहीं करते तो हमेशा के लिए दांत क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, टूट के कीड़ा मकोड़ा सब लग जाएगा। और मुख्यतः हमारे मुख्य में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो हम लोग का मुंह में जो भी जीवाणु होता है वो कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर कोई चीज खाए हैं हम लोग और उसको बाद अच्छा से साफ नहीं किए है ना, तो इसमें दिक्कत होता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति कुछ खाता है और खाने के बाद वो मुंह को अच्छे तरह से कुला नहीं करता है, तो वैसे में हम लोग के मुंह में भी क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन वो बैक्टीरिया किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता है। हम लोग के मुंह में जो भी बैक्टीरिया है वो हानि नहीं पहुंचाता है। हानि वो कब पहुंचाता है, जब अगर हम लोग कोई चीज खाए हैं और उसको अच्छे से कुला नहीं किए हुए हैं, अब वो फंस गया दांत में। अब दांत में फंसने के बाद जो बैक्टीरिया है उसको खाने लगता है, जो फंसा हुआ है उस चीज को खाता है, और उसका बाद जो उस पाचन करता है उससे दांत को यहाँ दांत में अम्लता को बढ़ा देता है, जिसके कारण से दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। वैसे तो बैक्टीरिया तो हम लोग के मुंह में है ही, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं करता है। नुकसान कब करता है, जब दांत में कोई चीज फंस जाता है, खाने के बाद नहीं साफ किया जाता है अच्छे से, और फंसने के बाद उसको बैक्टीरिया उसको खाने लगता है, और उसका जब पाचन करता है ना उससे अम्लता बढ़ता है, जिस कारण से दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। उसी को हम लोग दंत क्षय बोलते हैं। आप जीभ है ना, जीभ का भी अलग अलग काम है। जीभ को भी जो है जीभ, इसमें जीभ से सब लोग जो है अच्छी तरह से परिचित होंगे है ना। जीभ जो है देखने के साथ, जैसे कि बोले इमली है ना, इमली बोलते ही नाम है ना, सुनते ही जीभ में जो क्या आता है, पानी आता है। इसके लिए क्रियाकलाप था है ना, क्रियाकलाप करवाए थे, अगर वो शॉर्ट वीडियो में होगा वहां से आप देख सकते हैं। जीभ जो है ना, जीभ का भी बारे में यहाँ देखिए 4 भाग है ना। सबसे आगे का जीभ जो है वो मीठा को चखता है, उसका बाद जो है नमकीन को चखता है, उसके पीछे खट्टा को चखता है, और सबसे पीछे जो है वो तीखा को चखता है। तो जीभ का भी अलग अलग चखने का मतलब जगह है ना, हर जगह जो है अलग अलग कलिकाएं हैं जहां से उसको जीभ चखता है। इधर तो सारा चीज हो गया था, इसके बारे में बता दिए पीछे, छोटी याद बड़ी याद, ये सारा चीज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या घास खाने वाले जंतु पाचन जो है ना, घास खाने वाले जंतु में पाचन किस तरह से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या आपने घास खाने वाले जानवर को चरते हुए देखा है ना, देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि गाय घास खाने के बाद जो है लगातार जबड़ा को क्या करते रहती है, चलाते रहती है। गाय हमेशा ऐसे ऐसे करती रहती है ना, जबड़ा चलाते रहती है। ऐसे में क्या होता है कि मानो कि उसका मुख गुहा भोजन चबाया जा रहा है, और गाय लगातार जो है वो भोजन को चबाए जाने को जुगाली कहते हैं। गाय के द्वारा बाद में अगर जब चरती है उसके बाद में गाय कहीं बैठ जाती है, उसके बाद देखते होंगे कि मुंह को चलाते रहती है, उसको क्या बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं ना। मुंह को हमेशा जो गाय चलाते रहती है उसको जुगाली बोलते हैं, कि गाय जो है जुगाली कर रही है, तो जुगाली करना वो कहलाता है। अब घास खाने वाले जीवों के आमाशय जो होता है ना, थोड़ा सा अलग प्रकार के होता है, 4 कक्षों में बटा हुआ रहता है ना। जो घास खाने वाला जो भी जीव रहता है उसका आमाशय 4 भाग में बटा हुआ रहता है, और चारों कक्षों में है ना एक ही आमाशय होता है, लेकिन 4 कक्षा में ये क्या होता है, विभाजित होता है। और गाय जब घास खाती है तो उसको जल्दी जल्दी निकलती है, और जल्दी जल्दी निकलने के बाद उसको आमाशय के पहले भाग में रखती है, जिसको हम लोग रुमेन बोलते हैं ना। आमाशय का पहला भाग में रखती है उसको रुमेन बोलते हैं, या फिर तो प्रथम आमाशय बोलते हैं। यहां समझिएगा कि जब गाय जो है ना, गाय जब घास खाती है, गाय का जो आमाशय होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, मनुष्य से अलग होता है। गाय का आमाशय 4 कक्षों में बटा हुआ रहता है, और गाय को देखते होंगे कि मतलब जब घास खाती है तो जल्दी जल्दी खा लेती है, उसके बाद बैठ के है ना मुंह को जबड़े को चलाते रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जुगाली करना।
अब गाय जब जल्दी जल्दी घास खाती है तो उसका जो अमाशय है वो 4 कक्षों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो जब जल्दी जल्दी घास खाती है तो उसको पहला अमाशय के पहला कक्ष में, जिसको हम लोग रुमेन बोलते हैं, वहां वो गाय जो है घास को रखती है, और उसका बाद है ना वहां जल्दी जल्दी खा के रख दी। अब उसका बाद क्या होता है कि रुमेन में जाने के बाद, प्रथम अमाशय रुमेन को बोलते हैं। अब शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव जो है, जैसे कि गाय हो गया, भैंस, बकरी, सब जो है वो रूमिनेंट कहलाते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे हम लोग जुगाल कहते हैं। बाद में रूमिनेंट जीव जो है इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः जो है मुख में लाता है। अब गाय क्या करती है, रुमेन में जाने के बाद, है ना, भोजन जो है रुमेन में जाने के बाद उसको फिर से वापस मुंह में लाती है ना। गाय क्या करती है कि जल्दी जल्दी भोजन जल्दी जल्दी करने के बाद उसको वापस से पहला कक्ष में, जो है अमाशय के पहला कक्ष में रखी हुए भोजन को या फिर तो घास को, वो वापस से मुंह में लाती है और उसको फिर से चबा के उसका बाद वो दूसरा कक्ष में भेज देती है। जितने भी गाय ही नहीं, जितने भी घास खाने वाले जीव होते हैं, बाद में रूमिनेंट जीव, जिसके छोटे पिंडक में इधर हो गया। अब जुगाली करती है। जुगाल को वापस निकलने पर यह अमाशय के दूसरे कक्ष में चला जाता है, जिसको हम लोग रेटिकुलम बोलते हैं, है ना, जहां भोजन का विघटन होता है। और यहां से फिर ये तीसरा कक्ष में जाता है। तीसरा कक्ष को हम लोग ओमेसन बोलते हैं, वहां पहुंच जाता है। और ज्यादातर पानी का अवशोषण जो होता है वो वहीं होता है ना। उसके बाद फिर से यह चौथे में जाता है, जिसको हम लोग एबोमेसन भाग में पहुंच जाता है, जिसको जहां अमाशय के, है ना, अमाशय के एंजाइम की मदद से जो है भोजन को पाचन होता है। अब फिर उसके बाद चौथे कक्ष में जो भोजन जाता है उसको हम लोग एबोमेसन भाग बोलते हैं, जहां वहां एंजाइम की मदद से ये पूरा तरह से भोजन को पचाता है ना। जितना भी गाय हो गया, फिर तो घास खाने वाला जीव, वो पूरा भोजन जो है चौथे कक्ष में पचता है। उसके बाद ये क्षुद्रांत और बृहदांत से अवशोषण होकर ये उसके बाद जो भी अनपचे भोजन है उसको गोबर के रूप में बाहर निकल जाता है। तो एक बार हम लोग फिर से समझेंगे कि जो भी घास खाने वाला जीव होता है उसमें किस तरह से पाचन होता है। तो गाय या फिर तो जो भी जीव जो है वो घास खाता है, उसमें अमाशय होता है वो 4 भाग में बटा हुआ रहता है ना। पहला भाग को जो है प्रथम अमाशय बोलते हैं, जिसको रुमेन नाम से जानते हैं। इसमें क्या करता है कि गाय जो है जल्दी जल्दी घास को निकलकर पहला भाग अमाशय में पहुंचा देता है, जिसको रुमेन बोलते हैं। अब उसके बाद शाकाहारी भोजन करने वाला सारा जीव जो है वो रूमिनेंट कहलाता है। और बाद में रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसको हम लोग जुगाल कहते हैं, है ना। बाद में रूमिनेंट जो है जीव इसे छोटे पिंडक के रूप में मुख्य रूप से मुंह में लाता है और फिर से इसको क्या करता है, चबाता है, जिसको हम लोग जुगाली करना बोलते हैं। और जुगाल को वापस फिर ले जाता है ना अमाशय के दूसरे कक्ष में, रेटिकुलम बोलते हैं, वहां जाता है। और जहां वो विखंडन होने के बाद यहाँ से तीसरा कक्ष में जाता है, जिसको हम लोग ओमेसन बोलते हैं। और वहां के बाद फिर चौथा कक्ष में जाता है। वहां फिर क्या होता है, वहां एंजाइम की मदद से पचता है और उसके बाद जो है जो भी बचा है वो बाहर निकल जाता है। अब देखेंगे पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र संबंधित। अब यहाँ मानव में 3 प्रकार के जो है, मानव के तीनों प्रणाली में एक दूसरे से साथ परस्पर मिलकर कार्य संपन्न करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे कि शरीर के कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके और वह अपनी दैनिक जीवन और जितने भी जैविक प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा कर सके। तो कोशिका तक ऊर्जा पहुंचने के लिए पोषण तत्वों का हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वे जटिल रूप में होते हैं और पाचन तंत्र द्वारा ये परिवर्तित होते हैं और ये क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद कोशिका में विस्तृत हो जाता है, जिसको हम लोग संचार प्रणाली या फिर ये सब बोलते हैं। तो ये पूरा हो चुका है। अब क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।